नमस्कार, मैं हूं अनीता और आप देख रहे हैं मैं भी भारत का न्यूज बुलेटिन आदिवासी डेली। आज के बुलेटिन में आपको दिखाएंगे झारखंड में खतियान विधेयक पर आमने सामने राज्यपाल और हेमंत सोरेन सरकार, मध्य प्रदेश में राशन के लिए तरसते सहरिया जनजाति के लोग, त्रिपुरा में शुरू हुआ बीजेपी का चुनाव प्रचार और छत्तीसगढ़ में हवाई बमबारी पर खबर, एमबीबी पोल में आदिवासी छात्रों के स्कूलों को निजी हाथों में सौंपने के फैसले पर करेंगे चर्चा। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव, राज्यपाल ने वापस लौटाया खतियान विधेयक। मुरैना में भूख से परेशान सहरिया जनजाति के लोग, 4 महीनों से नहीं मिला राशन। छत्तीसगढ़ के बस्तर में हवाई बमबारी पर जांच के लिए गई फैक्ट फाइंडिंग टीम को रोका, सीआरपीएफ ने किया आरोपों से इनकार। त्रिपुरा में चुनाव प्रचार ने पकड़ा जोर, इस बार मैदान में हैं 259 उम्मीदवार। एमबीबी पोल में मध्य प्रदेश सरकार के आदिवासी छात्रों के स्कूलों को निजी हाथों में सौंपने के फैसले पर करेंगे चर्चा। और अब खबरें विस्तार से। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से, और खबर है झारखंड से। झारखंड में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। विधानसभा से पारित स्थानीयता विधेयक राज्यपाल ने संवैधानिक और कानूनी अड़चने बताकर लौटा दिया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे झारखंडी जनता का अपमान बताया है। दरअसल सरकार ने इस बिल को ऐतिहासिक बताया था। इस फैसले को राज्य की जनता के हक में बताते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरे राज्य में यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसे में राज्यपाल द्वारा विधेयक लौटाया जाना राज्य सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। नवंबर 2022 में हेमंत सोरेन सरकार ने 1932 खतियान आधारित झारखंड राज्य स्थानीयता नीति विधेयक 2022 को विधानसभा से पारित किया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने इसे राज्यपाल को उनके अनुमोदन और इस पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के लिए भेजा था। लेकिन राज्यपाल रमेश बैस ने इस बिल को वापस लौटा दिया है। खबरों के मुताबिक राज्यपाल ने ये बिल ये कहकर लौटाया कि राज्य सरकार इसकी वैधानिकता की पहले गंभीरता पूर्वक समीक्षा कर ले और विधेयक संविधान और उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुरूप हो। वहीं विधि विभाग ने इस बिल के प्रावधानों को संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के विपरीत बताया। इसे लेकर एक बार फिर प्रदेश की सरकार और राज्यपाल आमने सामने दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, राज्य में प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी और सत्ताधारी दल झामुमो के बीच जुबानी जंग भी छिड़ गई है। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल और बीजेपी के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। 30 जनवरी को कोल्हान क्षेत्र के सरायकेला में खतियानी जोहार यात्रा के दौरान उन्होंने राज्यपाल पर बीजेपी के हिडन एजेंडा को लागू करने का आरोप लगाया। जनसभा संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा, भारतीय जनता पार्टी अपने द्वारा नियुक्त राज्यपालों के जरिए पिछले दरवाजे से सभी गैर भाजपा शासित राज्य की सरकारों को परेशान कर रही है। लेकिन हम भी बता देना चाहते हैं कि ये कोई दिल्ली या अंडमान निकोबार नहीं, झारखंड है। यहाँ राज्य सरकार जो चाहेगी वही होगा, राज्यपाल जो चाहेंगे वो नहीं होगा। हम संविधान की धज्जियां नहीं उड़ने देंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गुरुवार को जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन अपनी सरकार की 3 वर्षों की नाकामियों को छुपाने के लिए वो खतियानी जोहार यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने जनता को गुमराह करने के लिए खतियान आधारित नीति को विधानसभा से पास कराकर केंद्र सरकार को भेज दिया, जबकि संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सरकार को इसे लागू करने का प्रावधान है। लेकिन झारखंड के युवाओं को उलझाने के लिए उन्होंने जानबूझकर इस मामले को केंद्र के पाले में डाला। आपको बता दें, राज्य सरकार द्वारा पारित इस बिल में यह प्रावधान किया गया है कि जिन व्यक्तियों या जिनके पूर्वजों के नाम 1932 या उसके पहले राज्य में हुए भूमि सर्वे के कागजात यानी खतियान में दर्ज होंगे, उन्हें ही झारखंड राज्य का डोमिसाइल यानी स्थानीय निवासी माना जाएगा। साथ ही राज्य में 3rd और 4th ग्रेड की नियुक्तियों में 100% पदों पर झारखंड के स्थानीय व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाएगा। झारखंड सरकार ने इस बिल के लिए तर्क दिया था कि साल 1932 के बाद राज्य में बाहरी लोगों का प्रवास बढ़ा है, जिससे मूल वासियों की रहने की स्थिति, उनके रीति रिवाज और सामाजिक विकास
नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं। साथ ही झारखंड में 1941 की जनगणना के बाद से अनुसूचित जनजातियों और मूलवासियों के लोगों के प्रतिशत में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। सरकार ने दावा किया है कि विधेयक से स्थानीय लोगों को उनकी भूमि, स्थानीय विकास, रोजगार और पारंपरिक उद्यमों के कुछ अधिकार और लाभ प्राप्त होंगे। और इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं झारखंड से एमबीबी संवाददाता मोनिका मरांडी। मोनिका, सबसे पहले तो इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि हमें समझाएं। स्थानीय नीति या 1932 का खतियान क्या मामला है ये, और गवर्नर ने इसे क्यों लौटा दिया? 1932 जब भी झारखंड सरकार, जब हेमंत सोरेन की सरकार ग्राउंड पे आती है, जीत कर आती है, तो वो शुरुआत से ही कह रही है कि 1932 के खतियान को लागू किया जाए। तो हम इससे बात करें इससे पहले समझते 1932 का खतियान क्या है। तो इसका मानना है कि जो 1932 में जिन लोगों के पास खतियान में जिसका नाम चढ़ा हुआ है, उन्हीं को यहाँ के स्थानीय निवासी घोषित किए जाएंगे। उन्हीं को यहाँ का नौकरी जो निवासी है स्थानीय निवासी माना जाएगा। इसका विरोध लगातार जब से इसकी बात हुई है, लगातार इस पे लोग बहस कर रहे हैं। और जो यहाँ पे और भी जो समुदाय के लोग रहते हैं, उन्होंने बोला है कि इसका एक काफी बुरा असर पड़ सकता है कि काफी सारी बड़ी तादाद में लोग को जो अपने स्टेट का, जो उनका राज्य का स्थानीय निवासी का जो उनका सर्टिफिकेट है वो हट जाएगा। और साथ ही उनके नौकरी पाने या एजुकेशन में जो उनको रियायत मिलती है, रिजर्वेशन मिलता है, वो भी हट जाएगा। तो ये काफी लंबाई से, अभी से नहीं है, मतलब ये इसकी बात हम करेंगे बिरसा मुंडा जी के जब उनको विद्रोह हुआ तो तब से इसकी बात मानी जाती है। जब 1909 में ये हुआ तो उसके बाद जब सीएनटी एक्ट आता है, तो सीएनटी एक्ट के साथ ये आता है कि कोई भी ट्राइबल जमीन को नॉन ट्राइबल नहीं खरीदेगा। तो ये एक एक्ट उस समय सामने आता है और उसी के ऊपर फिर लगातार बात उठती है कि झारखंड का मूल निवासी कौन है, स्थायी निवासी कौन है। फिर उसके बाद बिहार से अलग होता है झारखंड, और उस पे बात होता है कि तब भी लगातार ये मुद्दा उठता रहता है कि आखिर स्थानीय निवासी किसे कहा जाएगा। तो ये एक मुद्दा है, पॉलिटिकल मुद्दा है, स्थानीय लोगों का मुद्दा है, जो लगातार जब से झारखंड बना है तब से ये उठता आ रहा है। और इसमें लगातार बहस चल रही है स्टेट का और लोगों के बीच में, लगातार इसका झड़प होता रहा। उसमें कई बार बदलाव आने की कोशिश की गई इसमें। तो इसमें सिर्फ अभी की बात नहीं, सिर्फ हेमंत सोरेन सरकार की बात नहीं है। हेमंत सोरेन सरकार के तो लगातार कह रहे हैं कि ये आना ही चाहिए, पर इसमें इतने बदलाव हुए हैं लगातार। जैसे आप 1932 के खतियान की बात करते हैं तो काफी लोग बोल रहे हैं कि क्योंकि उस समय जो खतियान था वो बहुत लगभग कुछ 100 या लगभग 200-300 था, पर ये 1000 था। पर अभी वो खतियान बढ़कर 1 लाख से ऊपर हो गया है, अगर आप आंकड़े देखें। तो फिर अगर 1932 का खतियान लागू किया जाएगा तो वो लोग कहाँ जाएंगे जिन्होंने इन जमीनों को खरीदा है, या फिर जिनका निवास है उन स्थानों पे, या फिर जो झारखंड के बनने के समय ही से ही झारखंड में निवास कर रहे हैं। तो उन सभी को ये डर है कि वो खतियान मिलने से उसका जो उनके स्थानीय उनकी ताकतें हैं, उनका जो ऑथराइजेशन है वो हट सकता है। इस पे बाबूलाल मरांडी, मतलब 2002 में जब बाबूलाल मरांडी आते हैं तो वो भी एक नीति, डोमिसाइल नीति को लेकर आते हैं और कहते हैं कि नहीं, 1932 का बदलाव तुमको एक्सेप्ट किया जाएगा, जिसका पूरे झारखंड में खुलकर विरोध होता है। मतलब इतना बड़ा विरोध कि यहाँ पे रांची में ही 6 लोग मारे जाते हैं, और नॉन ट्राइबल और ट्राइबल के बीच में एक बहुत बड़ी झड़प शुरू हो जाती है यहाँ पर कि स्थानीय निवासी कौन रहेगा इसका। इसी कारण से उनकी जो उनका जो पद है वो चला जाता है, क्योंकि इतना बढ़ जाता है कि मतलब झारखंड के 6 अलग अलग जिलों में मतलब ऑलमोस्ट कर्फ्यू टाइप का माहौल हो जाता है और लोगों का आवाजाही बंद हो जाती है। तो एक बड़ा मुद्दा आया है। फिर उनको हटा के अर्जुन मुंडा 2003 में आते हैं, वो कार्यभार संभालते हैं। पर और उसके बाद जितने भी मुख्यमंत्री रहे वो थोड़े खतियान पे बात करने से हिचकते हैं, या फिर उस पर बात नहीं करना चाहते हैं, या फिर अवॉइड करते हैं। पर जब रघुवर दास की सरकार आती है 200 में, तो वो एक बड़ा फैसला लेकर आती है कि वो कहती है कि जो 1985 का जो खतियान नियम है उसको लागू करती है। और फिर ये मुद्दा फिर सामने आता है और लगातार उस पे बहस होती है कि कैसे होगा। एक बड़ा फैसला, लोग बोलते हैं कि आप आदिवासी, क्योंकि रघुवर दास
उसको हमेशा शंका से देखा कि मतलब ये कैसे आप करेंगे। स्थानीय लोग कौन है स्थानीय लोग, जो सवाल है कौन है स्थान झारखंड के स्थानीय लोग, इसकी बहस फिर से छिड़ जाती है। फिर जब हेमंत सरकार आ रही है तो उन्होंने वादा किया शुरुआत से कि हम इसको लागू करेंगे, पर ये लागू कैसे होगा और किस तरह होगा, कौन स्थानीय होगा। तो जब गवर्नर को अभी भेजा गया, तो जो हाई कोर्ट का जो आया, जब बाबूलाल मरांडी का उसका नियम आया, तो उन्होंने हाई कोर्ट ने बोला ये थोड़ा असंवैधानिक है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो जो अभी गवर्नर ने इसको वापस किया है, उसका भी आधार यही है कि उन्होंने कहा इसको पूर्ण विचार करना चाहिए, और जो हाईकोर्ट का फैसला है उसको ध्यान में रखते हुए इसमें थोड़े बदलाव करने चाहिए। जी मोनिका, और ये भी बताएं कि हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी के नजरिए से ये मुद्दा उन्हें फायदा पहुंचाएगा या उनके लिए नुकसान साबित हो सकता है? अगर हम फायदे और इसको पॉलिटिकल एंगल से देखें, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, खासकर हेमंत सरकार के लिए। ये उस सरकार को बना और बिगाड़ सकता है झारखंड में, या उसकी स्थिति को और कमजोर कर सकता है। अभी कुछ महीनों में हेमंत सरकार ने बहुत सारे फैसले लिए हैं, जिसको जो जहाँ के आदिवासी और मूल निवासी लोग हैं वो इसको कह रहे हैं कि वो आदिवासी के साथ अ, तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं, उनको समझ नहीं पा रहे हैं कि नॉन ट्राइबल की तरफ झुके जा रहे हैं। ये बहुत सारा है। अगर वो इस खतियान के जो नियम को लागू करने में, इसलिए वो इसको लागू करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं ताकि ये हो जाए। ये कहीं न कहीं उनका जो विश्वास टूट रहा है आदिवासी मूल लोगों के ऊपर से, या फिर उनका जो हेमंत सरकार की सरकार पर विश्वास नहीं कर पा रही है, उस विश्वास को दोबारा बनाने में बहुत बड़ी मदद करेगा। यही कारण है कि आने वाली 9 फरवरी को एक बड़ी कैबिनेट बैठक बुलाई गई है, जिसमें सारे जितने भी आईएएस हैं और जितने भी बड़े ऑफिसर को बुलाया गया है, ताकि इस पे और विचार किया जा सके, और साथ ही इसको दोबारा से कि अगली बार जब राज्यपाल को इसको भेजा जाए, तो वो उनको इनकार ना कर सके। तो ये इतना बड़ा मुद्दा है कि उनकी जो पार्टी की जो स्थिति है, और जो दोबारा से आदिवासियों का विश्वास है, वो उन पे बना सकता है, और अगर वो ये ना कर पाए, तो उनकी सरकार थोड़ी डाउट में आ सकती है, शंका में आ सकती है कि वो आदिवासी हितैषी है या नहीं। तो इस पे तो इतना कि उनकी स्थिति को बना बिगाड़ सकता है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है इस हेमंत सरकार के लिए। मोनिका, इस पूरे मसले पर बीजेपी कहाँ खड़ी है? देखिए 1932 जो हम कहते हैं कि रघुवर दास की सरकार आई, तो बीजेपी, अगर आप बीजेपी की राजनीति को समझेंगे अलग-अलग राज्यों में जहाँ बीजेपी सरकार नहीं है, वो कोशिश लगातार कर रही है कि लोगों का विश्वास उस सरकार से घट जाए। अगर आप पिछला पारसनाथ का मामला देखें, तो बीजेपी बहुत ज़्यादा सपोर्ट में थी जैन समुदाय के, जो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और उन्होंने इसमें बात की कि आप ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो चाहे वो झारखंड की बात हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो, या अलग-अलग राज्य की बात जहाँ बीजेपी सरकार नहीं है, वो ऐसे मुद्दों को काफ़ी तूल देती है। तो बीजेपी सरकार तो चाह रही है कि ना हो, क्योंकि जो नॉन आदिवासियों का जो मामला है, उसपे कोशिश कर रही है, पर अभी वही है कि कितना उसको कर पाती है। तो राजनीतिक मामला तो है, और बीजेपी गवर्नमेंट चाहेगी कि 1932 का खतिया ना लागू हो, ताकि जो आदिवासियों का विश्वास है वो हेमंत सरकार से टूटे, और वो कहीं ना कहीं अपनी जगह बना पाए झारखंड में। तो इसी वजह से ये कोशिश तो लगातार करती रही है, और लगातार कर भी रही है अलग अलग मामलों में। बट देखना पड़ेगा हमें कि अभी जो 9 फरवरी को कैबिनेट बैठक होती है, और दोबारा जब राज्यपाल को ये भेजा जाता है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। पर इससे बड़ा है सवाल, लोग यहाँ में रह रहे हैं, उनमें ये बड़ा विवाद कैसे खड़ा कर देगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जब बाबूलाल मरांडी वाला जो बात हुआ, तो उस समय भी बहुत बड़ा झगड़े, मतलब इतना बड़ा झगड़ा कि स्टेट में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, मतलब लोग जगह बंद हो गई, मार मतलब खून हुए, लोगों की हत्याएं हुई। तो वो जो शांति है उसको भंग ना कर दे कहीं ये। तो इस ये मामले पे कंटिन्यू बीजेपी सरकार अपना सपोर्ट बनाए हुए कि ना हो, बट झारखंड सरकार के लगातार ये कहना है कि 1932 लागू हो। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो काफी लोग सवाल पूछते हैं कि 1932 कैसे लागू होगा, कैसे लोग निकाले जाएंगे। तो कई जगह ये है कि पंचायत लेवल पर भी उन्होंने ग्राम सभाओं को इंक्लूड किया है इसमें। अगर उन्होंने कहा है कि अगर 1932 का कोई कैसे प्रमाण देगा, तो उन्होंने कहा है कि
तब हम ग्राम सभा जो ग्राम पंचायत है उनसे रेफरेंस लेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, टेक्निकलिटी है इसमें, और जो भी इसको समझ, उसको बहुत टेक्निकल चीजें समझनी पड़ेंगी कि कैसे लागू होगा, जो लोग रह रहे हैं उसको कैसे होगा। और उनको जो अभी जो सरकार ने ओबीसी का जो क्या कहते हैं उसको संरक्षण बढ़ा के, उन्होंने 27 रिजर्वेशन बढ़ा के 27 कर दिया और 28 कर दिया, उसको कैसे फॉलो किया जाएगा इसमें, और कहीं उस पे तो कमी ना आ जाए, तो ये भी देखना पड़ेगा अभी कि उनमें कहीं ये बात हट ना जाए। और इसमें ये बिल्कुल सही बात है कि झारखंड सरकार या हेमंत सरकार के लिए एक बहुत बड़ा फैसला, जो भी अब राज्यपाल लेंगे, बहुत बड़ा फैसला साबित हो सकता है। आपको बता दें, आदिवासी मूलवासी के पहचान के लिए स्थानीय नीति झारखंड के लिए बड़ा मुद्दा रहा है। और अब झारखंड से चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुरैना में सहरिया जनजाति के लोगों को 4 महीने से राशन नहीं मिलने की खबर आई है। खबरों के मुताबिक मुरैना के गांव सुमावली में खाद्यान्न दुकान संचालक ने सहरिया आदिवासियों को विगत 4 महीने का राशन नहीं दिया है, जिसके बाद गुरुवार को सहरिया आदिवासी महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिकायत दर्ज की। सहरिया आदिवासियों ने राशन दुकानदार के खिलाफ शिकायत की। आदिवासी महिलाओं ने कहा, जब हम दुकान पर राशन लेने पहुंचते हैं तब दुकानदार हमारा अंगूठा मशीन पर लगवा लेता है, लेकिन जब हम राशन की मांग करते हैं तो हमें गालियां देने लगता है और वहां से भगा देता है। उन्होंने बताया कि उनके बच्चे 4 दिन से लगातार भूख से तड़प रहे हैं। वहीं इस मामले में अपर कलेक्टर नरोत्तम भार्गव ने एमबीबी को बताया कि सहरिया आदिवासी राशन की शिकायत को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे हैं। हमने मामले को जांच के लिए भेजा है। जांच करने के लिए टीम बनाई गई है और रिपोर्ट आने के बाद तुरंत कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, सहरिया जनजाति विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियां समूह यानी पीवीटीजी में शामिल है। ये जनजाति मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, विदिशा, रायसेन, सीहोर और बुंदेलखंड इलाके में रहती है। और अब छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर में पिछले दिनों से हो रही हवाई स्ट्राइक की खबर सुर्खियों में है। एयर स्ट्राइक की जांच करने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग टीम जब सुकमा पहुंची तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया और आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी। इस टीम में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और दिल्ली के 25 सदस्य शामिल हैं। लोकतांत्रिक अधिकार संगठनों के समन्वय समूह की टीम तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर बीजापुर और सुकमा के विभिन्न गांवों में हवाई बम विस्फोटों के मामले की जांच करने के लिए फैक्ट फाइंडिंग मिशन पर थी। लेकिन जब ये सुकमा पहुंचे तो पुलिस ने इन्हें रोक लिया। टीम ने दावा किया कि उन्हें 1 फरवरी को राज्य के कर्मियों द्वारा लगातार परेशान किया गया और आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई। इतना ही नहीं, इन्हें हिरासत में ले लिया गया। हालांकि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारियों ने इन आरोपों को खारिज किया है। ग्राउंड के रिपोर्ट से आई है कि एरिया स्ट्राइक्स हुए हैं, मगर यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो बोल रही है कि ऐसा कुछ नहीं है। इस बार आईजी सर ने बोला है कि डिनाई नहीं किया। इस बार जब यहाँ इस बार का जो रिपोर्ट था उसमें तो एक महिला की भी मृत्यु भी हुई है, उसका भी फोटो बाहर आया है। तो इस बार आईजी सर ने ऐसा कहा दैट वी हैव नॉट डन एनीथिंग दैट इज इलीगल, यू सी। सो अभी ये जो टीम का उद्देश्य ये है कि वो उसी ग्रामीण क्षेत्र में जाए, वहीं लोगों से बात करे और वहाँ से पता करे कि यहाँ पे किस तरह के एयर स्ट्राइक्स हुए थे, किस तरह के रेमिनेंट्स यहाँ पे पाए गए थे। हाँ, इसकी पूरी छानबीन करें। फैक्ट फाइंडिंग टीम ने कहा कि ऑपरेशन ग्रीन हंट के साथ शुरू हुआ ये दमन ऑपरेशन समाधान प्रहार के तहत कई गुना तेज हो गया है। टीम ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से पूछा। छत्तीसगढ़ और बस्तर रेंज के आईजी ये दावा करते हैं कि छत्तीसगढ़ में कोई हवाई हमला नहीं किया जा रहा है, तो वो डर क्यों रहे हैं? और अगर उनका दावा बिल्कुल सच है तो फैक्ट फाइंडिंग मिशन को जांच करने से मना क्यों कर रहे हैं? वो किस सच्चाई को छुपाए रखने की कोशिश कर रहे हैं? जनवरी महीने में राज्य के सुकमा और बीजापुर में कई गांवों में ड्रोन और हेलीकॉप्टर से बमबारी करने की खबर सामने आई थी। हालांकि बस्तर आईजी सुंदर राज पी ने इन खबरों को बेबुनियाद बताया था। बता दें, हाल ही में छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले बस्तर से नक्सलवाद को खत्म करने का बयान दिया था। और अब चलते हैं पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा।
त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव का प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के शीर्ष नेता अमरपुर और पाबियाचेरा में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। नड्डा ने अमरपुर से विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने त्रिपुरा की तस्वीर और तकदीर को बदल डाला है। खबरों के मुताबिक आगामी दिनों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रचार के लिए त्रिपुरा आएंगे। कल नाम वापस लेने की अंतिम तिथि के बाद अब त्रिपुरा चुनाव में 259 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी गिट्टे किरण कुमार दिनकर राव ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 259 उम्मीदवारों में से सबसे ज्यादा यानी 55 उम्मीदवारों को सत्तारूढ़ बीजेपी ने खड़ा किया है। इसके बाद सीपीआईएम ने 43, टिपरामोथा पार्टी ने 42, तृणमूल कांग्रेस ने 28 और कांग्रेस ने 13 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी के साथ ही आईपीएफटी ने 6 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं। इस चुनाव में 58 निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। दिनकर राव ने बताया कि नामांकन वापसी के अंतिम दिन विभिन्न दलों के 32 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। और इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं त्रिपुरा से एमबीबी संवाददाता सेलेन। त्रिपुरा में आज से कैंपेन शुरू हो चुका है। बीजेपी बड़ी रैलियां करती हुई दिख रही हैं। बीजेपी का कैंपेन जब हम देखते हैं तो बड़े स्तर पर वो कैंपेन करती है। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि टिपरामोथा और आईपीएफटी ने घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया है। क्या लगता है आपको, क्या ज्यादा असरदार होगा इस चुनाव में? देखिए 2023 मतलब इस बार त्रिपुरा का जो विधानसभा चुनाव है वो थोड़ा इंटरेस्ट होने वाला है, क्योंकि पिछले जो 2018 का इलेक्शन थे तब त्रिपुरा में सिर्फ दो ही पार्टी के बीच लड़ाई हुआ था। एक तो है बीजेपी, वो त्रिपुरा में नया था तब 2018 इलेक्शन में, और दूसरी तरफ था लेफ्ट फ्रंट। तो इस बार क्या हुआ है, इस बार बीजेपी आईपीएफटी और दूसरी तरफ कांग्रेस सीपीएम, और तीसरी और एक है वो है त्रिपुरामोथा जो रीजनल पार्टी है। तो हम त्रिपुरा में रहते हैं, त्रिपुरा का जो इलेक्शन के ऊपर चर्चा करते हैं, गांव जाते हैं तो न्यूज कवर्स करने के लिए। तो जहां तक हम लोगों के पास अभी तक जो खबर है, त्रिपुरा की गांव में गांव गांव जाके हम लोग को ये मिला है कि अभी तक जो इलेक्शन कैंपिंग में सबसे आगे है त्रिपुरामोथा। जो 20 सीट के जो रिजर्वेशन सीट में सबसे ज्यादा और सबसे आगे त्रिपुरामोथा ही है। और एक बात है कि नॉमिनेशन खत्म हो गया, स्क्रूटिनी भी खत्म हो गया। तो इस बार टोटल त्रिपुरा में 310 मतलब 310 कैंडिडेट नॉमिनेशन डाला था। वो काफी मतलब त्रिपुरा का इस बार एक रिकॉर्ड है। और उसके बाद विड्रॉल कर लिया है 32 कैंडिडेट ने। वो चाहे त्रिपुरामोथा बीजेपी सब मिला के 32 कैंडिडेट विड्रॉल कर लिया है, और रिजेक्ट हो गया 19 कैंडिडेट। मतलब अभी फाइनली 259 कैंडिडेट लड़ाई करेंगे। तो आज खत्म हो गया है, सब कुछ फाइनल हो गए। 259 कैंडिडेट त्रिपुरा का असेंबली इलेक्शन में लड़ाई कर रहा है। तो अभी तक त्रिपुरा का नजरा में ऐसा है कि जो 20 सीट को छोड़ के बाकी जो 40 सीट है, 40 सीट में भी जो जैसे कि यहाँ का अभी जो रोलिंग पार्टी है बीजेपी आईपीएफटी, उन लोगों के साथ साथ त्रिपुरामोथा सीपीएम सब एक साथ ही डोर टू डोर कैंपिंग चल रहा है। बड़ा कुछ अभी तक कुछ रैली वगैरह कुछ नहीं हुआ, लेकिन 20 जो एसटी रिजर्व सीट है, सीटों में सबसे आगे देखा जाए तो सबसे आगे त्रिपुरामोथा ही है। तो और एक बात है, आज सीपीएम ने ऑलरेडी उन लोगों का जो निर्वाचनी इश्तेहार जो कहते हैं ऑलरेडी आज प्रेस मीट करके ऑफिशियली दे दिया है। उनमें से बहुत सारे पॉइंट लाया है सीपीआईएम ने, लेफ्ट फ्रंट ने। इनमें से आदिवासी लोगों के लिए, यहाँ का जनजाति लोगों के लिए बहुत कुछ पॉइंट भी वो जो इश्तेहार में लाया है। एक तो है कि एडीसी को अगर लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट फिर से आए त्रिपुरा में कांग्रेस के साथ, तो एडीसी को मूल पावर लाएंगे। और यहाँ का जो जॉबलेस, जो जनजाति जॉबलेस जो है, उन लोगों को नौकरी देंगे।
ऐसे कुछ पॉइंट रखा है। और एक बात दूसरी तरफ देखा जाए तो बीजेपी का अभी तक तो जो विजन डॉक्यूमेंट कुछ दिया नहीं, लेकिन आज त्रिपुरा में जो बीजेपी का सेंट्रल प्रेसिडेंट जो जेपी नड्डा जी और सेंट्रल मिनिस्टर स्मृति ईरानी ऑलरेडी त्रिपुरा में आ चुके हैं इलेक्शन के लिए। तो शायद आज और कल 2 दिन में बाकी सब मतलब बीजेपी हो, त्रिपुरा माता हो और बाकी जो सारे पार्टीज हो, शायद विजन डॉक्यूमेंट और इश्तेहार दे देंगे। सेलिन, टिपरा मोथा ग्रेटर टिपरालैंड का मुद्दा उठाते हुए इस बार चुनाव में लड़ रही है। क्या लगता है आपको, क्या इस बार के चुनाव में ग्रेटर टिपरालैंड का जो मुद्दा है वो ही बड़ा मुद्दा होगा? क्या चुनाव इसी पर लड़ा जा रहा है? क्योंकि कल ही हमने देखा कि बीजेपी ने इस मांग को धोखा करार दिया है। देखिए, यहाँ त्रिपुरा में मेनली जो यहाँ का जो आदिवासी मतलब त्रिपुरासा जो है, मतलब जो इलेक्शन में अगर किसी को सरकार बनाने के लिए मेनली बूथ फैक्टर यहाँ का आदिवासी लोगों के पास ही है। तो एक तो है जो निर्वाचनी जो इश्तेहार सीपीएम ने दिया है, पिछले 2018 में भी बीजेपी ने दिया था। तो विजन डॉक्यूमेंट्स इश्तेहार बहुत सारे लाती है। एक तो है हमारे इधर जो तिपरासा, वो इश्तेहार या विजन डॉक्यूमेंट जो लिख के जो इलेक्शंस के पहले देते हैं पेपर्स में, उनमें से विश्वास नहीं करते शायद, क्योंकि पिछले 2018 के चुनाव में भी बीजेपी ने लाया था विजन डॉक्यूमेंट। तो लोगों का कहना है कि विजन डॉक्यूमेंट बीजेपी ने जितना भी लाया है अब कुछ नहीं किया। जैसे कि त्रिपुरा की हर बीजेपी के बिना जो ऑपोजिशन पार्टी है हर वक्त कहते रहते हैं। और एक बात है कि त्रिपुरा लैंड की बात, पिछले 2018 की इलेक्शन में भी आईपीएफटी ने त्रिपुरा लैंड को मांगे को सामने लेके ही बीजेपी के साथ अलायंस हुए थे और आईपीएफटी के जरिए बीजेपी त्रिपुरा में पहले बार सरकार बनाई थी। तो महाराजा का जो त्रिपुरा मोथा का जो कॉन्सेप्ट है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, तो हम लोग गांव में जाते हैं, लोगों के साथ बात करते हैं और इलेक्शन के लिए हम लोगों का रिएक्शन भी लिया है। तो हर गांव में जाके हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके लोगों के साथ बात करते हैं हम लोग। तो जहां तक देखा जाए कि जिसको भी पूछे सभी महाराजा ही बोलते हैं। और इलेक्शन की इशू तो त्रिपुरा में बहुत साल से पहले से ही पानी या हो रास्ता हो वो तो होते रहते हैं, लेकिन इस बार जो इलेक्शन का जो मेन इशू है वो एक त्रिपुरा मथा के पास ही है, वो है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। मतलब पब्लिक आम जनता भी चाह रहे हैं कि त्रिपुरा लैंड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को लेके आगे जा रहा है इलेक्शन में। तो शायद इस बार चुनाव में जो भी पार्टी जो जितने सारे भी निर्वाचन इश्तेहार हो विजन डॉक्यूमेंट लाए, लेकिन एक ही लोगों के मुंह में है, एक मतलब गांव में त्रिपुरा के हर जनगण में एक ही बात है कि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, मतलब इस बार इलेक्शन ग्रेटर त्रिपुरा लैंड लेके आगे जा रहा है। सेलिन, ग्रेटर टिपरालैंड एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन क्या इस वजह से दूसरे आम मुद्दे जैसे कि रोजगार, महंगाई, बिजली, पानी वो कहीं दब तो नहीं रहे हैं या वो कहीं पीछे तो नहीं छूट रहे हैं? देखिए, एक तो है कुछ मतलब कुछ साल पहले, 1 साल पहले त्रिपुरा में जो त्रिपुरा मथा महाराजा प्रद्युत जी का जो यहाँ का रीजनल पार्टी है त्रिपुरा मथा, पहले बार चुनाव में लड़ के एडीसी में क्षमता में आ गए त्रिपुरा मथा। तो एडीसी में आने के बाद त्रिपुरा मथा ऑलरेडी वही बातों में वही इशू ही उठा रहे हैं जो त्रिपुरा के अनएम्प्लॉय, स्वास्थ्य व्यवस्था, पानी। मतलब एडीसी में अगर देखा जाए तो त्रिपुरा का 70% एरिया ही एडीसी के अंदर है। तो त्रिपुरा मथा एडीसी में पावर आने के बाद वही बातों को लेके काम कर रहे हैं, जैसे कि पानी हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो। धीरे धीरे 1 साल में ऑलरेडी त्रिपुरा में पहले बार एपोलो के साथ एडीसी ने यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था को आगे ले जाने के लिए कोशिश कर रहा है। दूसरी बात, पुलिस एक्ट जो बिल है एडीसी के अंदर, पुलिस एक्ट बिल और बिल को पास कर दिया है। तीसरी बात, जो एम्प्लॉयमेंट, जो जॉबलेस लोग है उनको जॉब देने के लिए, यहाँ का त्रिपुरा लोगों को जॉब देने के लिए ऑलरेडी टीटीएडीसी ने रिक्रूटमेंट भी शुरू कर दिया है। मतलब टीटीएडीसी में त्रिपुरा मथा आने के बाद वही बातों को लेके काम कर रहा है। और मेनली जो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की बात कहे
TTADC में तिपरामथा आने के बाद आदिवासी में ऑलरेडी ग्रेटर त्रिपुरा का बिल पास कर दिया है। तो अभी ये हो रहा है कि अगर त्रिपुरा की जो असेंबली चुनाव में तिपरामथा सरकार बना ले, तो जैसे कि एडीसी में ग्रेटर त्रिपुरा को लेके एडीसी में प्रशासन में पावर आए थे तिपरामथा, फिर भी यहाँ का जनजाति लोगों के लिए वो जो स्वास्थ्य व्यवस्था हो, पानी हो, रास्ता हो, जॉब लेस हो, वो बाकी सब काम तो कर रहा है ना तिपरामथा। तो अगर असेंबली में त्रिपुरा में सरकार भी बना ले ग्रेटर त्रिपुरा को लेके, मतलब लोग भी ऐसे ही सोच रहे हैं कि एडीसी में अगर ग्रेटर त्रिपुरा को लेके सरकार बनाने के बाद यहाँ का जनजाति लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो असेंबली में भी ऐसे होगा, मतलब लोगों की कहना है। इसलिए ग्रेटर त्रिपुरा के साथ साथ महाराजा और तिपरामथा, वो जो जॉबलेस हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, पानी हो, उनके लिए काम करेगा, मतलब वो बोलने का सुना ही नहीं कुछ। सेलिन, एक तरफ इस चुनाव में बीजेपी IPFT का गठबंधन है और दूसरी तरफ लेफ्ट कांग्रेस का अलायंस है, तीसरा धड़ा है तिपरामथा। तो क्या लगता है इस बार का चुनाव त्रिकोणीय चुनाव है या सारी पार्टियां जो हैं वो बीजेपी के खिलाफ लड़ रही हैं? एक्चुअली अगर देखा जाए तो 3 ट्रायंगल हो रहा है, लेकिन अगर इलेक्शन के लिए लड़ाई की बात करें तो बीजेपी वर्सेस लेफ्ट हो, बीजेपी वर्सेस तिपरामथा हो। जैसे कि जो लेफ्ट फ्रंट जो CPIM कांग्रेस के साथ जुट किया इसलिए कि बीजेपी को त्रिपुरा से हटाई जाए। और दूसरी बात देखा जाए तिपरामथा जो रीजनल पार्टी, वो एक्चुअली त्रिपुरा के जो जनजाति लोगों को मुक्ति देने के लिए, जैसे कि ग्रेटर त्रिपुरा की बात करें तो एक बात ये है कि बीजेपी के साथ तिपरामथा का मतलब बीजेपी अगर तिपरामथा का जो मांग को दे तो बीजेपी के साथ अगर जुट हो जाते हैं, लेकिन जुट नहीं हुआ, अलायंस नहीं हुआ, क्योंकि बीजेपी चाह रहे कि ग्रेटर त्रिपुरा ना हो और राइट हैंड में भी नहीं दिया। तो देखा जाए तो ऐसा ही हो रहा है कि बीजेपी वर्सेस वो जो लेफ्ट, बीजेपी वर्सेस तिपरामथा ही होंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ का चीफ मिनिस्टर कुछ दिन पहले बोल दिया कि ग्रेटर त्रिपुरा होने वाला नहीं है। और तिपरामथा का मेन जो मुद्दा बात है जो वो है ग्रेटर त्रिपुरा, मतलब ग्रेटर त्रिपुरा को पाने के लिए तिपरामथा भी अभी चाह रहे बीजेपी को हटाने के लिए। मतलब अभी त्रिपुरा में ऐसा हो रहा है कि थ्री कॉर्नर के साथ साथ बीजेपी वर्सेस लेफ्ट और तिपरामथा। आपको बता दें त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों के लिए 16 फरवरी को मतदान होगा और 2 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे। अपने दूसरे सेगमेंट MBB पोल में आज हमने मैं भी भारत के YouTube चैनल पर आपसे एक सवाल किया था। सवाल था, मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासी लड़कियों के स्कूलों को चलाने की जिम्मेदारी निजी संस्थानों को देने के प्रस्ताव को सिद्धांतः मंजूरी दे दी है। क्या ये कदम आदिवासी इलाकों में लड़कियों को पढ़ाने के लिए एक बेहतर पहल है? इस सवाल के जवाब में सबसे ज्यादा यानी 70% लोगों का मानना है कि ऐसा करने से सरकार शिक्षा का निजीकरण कर रही है, जबकि 28% लोगों के मुताबिक इससे स्कूलों की स्थिति सुधरेगी। वहीं 2% लोगों ने पता नहीं का ऑप्शन चुना। लेकिन हमने ये सवाल क्यों पूछा था? मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह सरकार ने राज्य में आदिवासी लड़कियों के लिए बनाए गए स्कूलों में गुजरात मॉडल लागू करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में 92 सरकारी स्कूलों को निजी हाथों में सौंपने का फैसला किया। अधिकारियों के मुताबिक इन 92 सरकारी स्कूलों को सरकार और निजी भागीदारी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के तहत चलाया जाएगा। नई नीति के मुताबिक सरकार स्कूलों को चलाने के लिए धन उपलब्ध कराएगी, जबकि निजी प्लेयर स्कूलों का रखरखाव और संचालन करेंगे। बता दें, पिछले साल अक्टूबर में ही ये सामने आया था कि मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों के 889 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में से 692 में प्रिंसिपल नहीं है और 755 में साइंस की टीचर नहीं है। ऐसे में कुछ जानकारों का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्राइवेट पार्टनर को शामिल करना समाधान नहीं था। उनका कहना है कि आदिवासी इलाकों में बेहतर शिक्षा की जिम्मेदारी निजी हाथों में देने की समझ गलत है।
वहीं राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने कहा कि सरकार हर चीज का निजीकरण कर रही है। इस मामले में राजनीतिक आलोचनाएं अपनी जगह पर हैं, लेकिन ये कदम आदिवासी इलाकों में बेहतर शिक्षा के अवसर प्रदान कर सकता है। लेकिन सरकार को इन स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता की निगरानी की एक मजबूत व्यवस्था भी बनानी होगी, क्योंकि आदिवासी लड़कियों के लिए चलाए जा रहे स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती निजी क्षेत्र के हाथ में होगी। इसलिए शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता के साथ साथ ये देखना भी जरूरी होगा कि वो आदिवासी समुदायों के प्रति किस तरह की समझ रखते हैं। अपने तीसरे और आखिरी सेगमेंट में आज आपको बताएंगे बारेला आदिवासियों के त्योहार नवाखानी के बारे में। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर बसे बारेला आदिवासी समुदाय इस त्योहार को मनाते हैं। नवाखानी का मतलब खेत और जंगल में नई फसल का आना और उसे खाने में इस्तेमाल करना है। नवाखानी को यहाँ पर नोवाई या नवाई भी बोलते हैं। इस दौरान वो कुदरत यानी धरती, नदी, पहाड़ और जंगल का शुक्रिया अदा करते हैं। अपनी परंपरा के अनुसार ये आदिवासी प्रकृति के साथ साथ अपने पुरखों को भी याद करते हैं और उन्हें भी धन्यवाद करते हैं। बारेला भील आदिवासी समुदाय का ही एक समूह है। इस परंपरा में घर में फसल के इस्तेमाल से पहले इस फसल का भोग प्रकृति, अपने देवी देवताओं और पुरखों को लगाया जाता है। उसके बाद ही परिवार नई फसल का इस्तेमाल कर सकता है। झारखंड में इसे कर्मा कहा जाता है तो ओडिशा में बाह पर्व कहा जाता है, जो नई फसल और जंगल में नए फूल फलों से जुड़ा है। आदिवासी जीवन शैली की सामूहिकता इनके त्योहारों में भी मिलती है। नवाखानी में ये आदिवासी बेशक अपने घर में बने चूल्हे पर फसल का पहला फल चढ़ाते हैं और फिर घर के अलग अलग हिस्सों में भी अपने देवताओं और पुरखों के नाम पर भोग लगाते हैं। लेकिन पर्व की शुरुआत गांव में सामूहिक रूप से ही होती है। बलि के बाद नाच गाने का कार्यक्रम शुरू होता है, जो रात भर चलता है। इस दौरान ढोल के साथ थाली और मांदल बजाया जाता है। और ये था आज का हमारा आदिवासी डेली बुलेटिन। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मिस कॉल दें। इसके साथ ही अगर आप कोई सुझाव भेजना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मैं भी भारत के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।